हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अमोल कासार वंस अगेन आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम इस लेक्चर में इकोनॉमिक्स के गिव इकोनॉमिक टर्म इस ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट करने वाले हैं। चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 10 सारे इंपॉर्टेंट जो भी इकोनॉमिक टर्म से रिलेटेड क्वेश्चन है हमने सॉर्टेड करके साइड में निकाले। उसी के साथ उसके आगे कौन से एग्जाम में वो क्वेश्चन पूछा गया था। ओके, तो आपको एग्जाम के जो क्वेश्चन है वो भी एक साथ दिए हुए हैं। इसके अलावा और कुछ करने की जरूरत नहीं। अब शांति से लेक्चर देखिए, कंप्लीट कीजिए। एक साथ सारी चीजें आपको एक ही वीडियो में मिल जाएगी और आपका ये वाला क्वेश्चन गिव इकोनॉमिक टर्म डन। मैं ट्राई करूंगा जहां पे हो सके वहां पे डिटेल में और ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करूं, कुछ एक्स्ट्रा बातें भी बताऊं ताकि आप लोगों का ओवरऑल सब कवर हो जाए। लेकिन ये ऑब्जेक्टिव का वीडियो बेटा, तो हम लोग थोड़ा स्पीड बना के रखेंगे। आप पूरा फोकस करना और साइड में कुछ भी इधर उधर की बातें मत करो। मोबाइल थोड़ा दूर रखो, हेडफोन्स लगा के, और या लैपटॉप पे देख रहे हो तो लैपटॉप। दोस्तों 1.5 की स्पीड पे देखा तो भी चलेगा, लेकिन अब पूरा कंसंट्रेशन भाई, यहां वहां की बातें हटा और अब अगले 20-30 मिनट में पूरे गिव इकोनॉमिक टर्म कंप्लीट कर ले 10 के 10 चैप्टर के। क्या आप रेडी हो? बोलो यस और नो। यस, यूट्यूब पे देख रहे फटाफट से एक लाइक कर दे, फिर आगे बढ़ते। कम ऑन, चलो कर दिया बेटा एवरीबॉडी? यस और नो? नहीं 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 सर, हम नहीं करेंगे, ऐसा मत करो, मार्क्स बढ़ जाएंगे आपके लाइक करने से। चलो फटाफट से, कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा बॉस। यस चलो सर, डन। जिन्होंने नहीं किया और जिन्होंने किया आगे बढ़ते भाइयों। चलो जिन्होंने किया उनको ज्यादा समझ में आएगा। जो ऐप पे देख रहे हैं बेटा, आप यहाँ पे ध्यान दीजिए फटाफट से। अब यहाँ पे देखो चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। इसमें 4 ही क्वेश्चन है इकोनॉमिक टर्म से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट है। चौथा देखो, रिवॉर्ड ऑफ कैपिटल। अब सर तुम्हें पता है देयर आर 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। एक होता है लैंड, एक है लेबर, एक है कैपिटल, एक है एंटरप्रेन्योर। ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के रिवॉर्ड्स है, इसे फैक्टर रिवॉर्ड्स कहा जाता है। लैंड का जो रिवॉर्ड है इसे क्या कहते हैं हम लोग? रेंट। जो लेबर का रिवॉर्ड है उसे क्या कहा जाता है? वेजेस। जो कैपिटल का रिवॉर्ड है उसे हम कहते हैं इंटरेस्ट, और एंटरप्रेन्योर के रिवॉर्ड को हम लोग कहते हैं प्रॉफिट। ऐसी बात है। तो आपको क्या पूछा? रिवॉर्ड ऑफ कैपिटल, और कैपिटल का रिवॉर्ड क्या है? इंटरेस्ट। सिंपल सी बात है। इकोनॉमिक टर्म में इस तरीके से आपको देखना है, लेकिन मैं चारों चीजों आपको बता के रखता हूं। लैंड का जो रिवॉर्ड है तो उसका वन इकोनॉमिक टर्म रहेगा रेंट। लेबर के रिवॉर्ड का इकोनॉमिक टर्म होगा वेजेस। इंटरेस्ट किस पे मिलता है भाई? कैपिटल पे। और एंटरप्रेन्योर कमाता है प्रॉफिट। तो इसे क्या कहा जाएगा? रिवॉर्ड कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा बेटा? इसे रिवॉर्ड। और ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, याद रखना करके। ठीक है। द इकोनॉमिक वेरिएबल ऑफ माइक्रो क्वांटिटीज, क्या कहा जाएगा उसे? माइक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल कहा जाएगा। तो एक बार पढ़ के जाओ, बहुत इजी होता है सर। यहीं से आपको वन टर्म मिल जाएगा, बोले इकोनॉमिक वेरिएबल। ठीक है, इकोनॉमिक वेरिएबल ऑफ माइक्रो क्वांटिटीज। तो क्या कहा जाएगा बॉस उसे? माइक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल। एक मार्क्स मिल गया। नहीं पढ़े तो सर क्या समझ में नहीं आता? देखो, इकोनॉमिक वेरिएबल फॉर मैक्रो क्वांटिटी क्या कहा जाएगा? मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल। ओके, और चौथा, अ टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम दैट एक्सप्लेन इक्विलिब्रियम ऑफ द इंटायर इकोनॉमी। बेटा जैसे भी इंटायर इकोनॉमी, होल इकोनॉमी ऐसे बात आए ना, तो आपका वो मैक्रो लेवल का जनरल इक्विलिब्रियम ही होगा करके, ये ध्यान में रखना। एक था, याद है माइक्रो में हमने पार्शियल इक्विलिब्रियम देखा था। क्या? पार्शियल। और मैक्रो में क्या है? जनरल इक्विलिब्रियम। तो याद रखो, ये इंटायर इकोनॉमी आया तो हिंट मिला कि मैक्रो से रिलेटेड है, और वहां पे इक्विलिब्रियम वर्ड आया तो जनरल इक्विलिब्रियम है। डन। क्या आपको 5 के 5 डन क्वेश्चन डन हो गए? और दोस्तों जब मैं पढ़ाऊंगा तो यहीं पे भी रिवीजन भी करवा लूंगा। एक चैप्टर के एमसीक्यूज, मतलब जो मैं इकोनॉमिक टर्म है वो दो दो बार करा दूंगा। आप ट्रस्ट रखिए, फटाफट से बताते रहिए मुझे, मेरे साथ चलिए। टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम दैट एक्सप्लेन द इक्विलिब्रियम ऑफ इंटायर इकोनॉमी। इक्विलिब्रियम जनरल इक्विलिब्रियम, माइक्रो का क्या है? जनरल। और अगर ये पर्टिकुलर बात होता तो पार्शियल इक्विलिब्रियम होता। ठीक है। इकोनॉमिक वेरिएबल ऑफ मैक्रो क्वांटिटी, वन टर्म क्या है? मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल। इकोनॉमिक वेरिएबल ऑफ माइक्रो क्वांटिटी, माइक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल। रिवॉर्ड ऑफ कैपिटल क्या है? इंटरेस्ट। अगर लैंड होता तो रेंट, अगर लेबर होता तो वेजेस, एंटरप्रेन्योर होता तो प्रॉफिट। चैप्टर 1 डन। दोस्तों आगे बढ़ेंगे हम लोग, और हम लोग जाएंगे अब हमारे चैप्टर नंबर 2 पे, दैट इज यूटिलिटीज पे। क्या आप लोग सब लोग रेडी हो? मतलब समझ में आ रहा है आपको? ये सुनो, कंसंट्रेशन रखना है बेटा। कोई भी तरीके से आपने अगर ध्यान भटकाया तो बस खत्म बात। ठीक है, चलो यहां पे ध्यान दो। क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी दैट बेनिफिशियल फॉर अ हेल्थ। अरे सर ये क्या है? सॉरी, क्वालिटी इन कमोडिटी दैट इज बेनिफिशियल फॉर द हेल्थ। क्वालिटी फॉर अ कमोडिटी दैट इज क्वालिटी इन अ कमोडिटी दैट इज बेनिफिशियल फॉर हेल्थ। क्या रहेगा इसको? यूजफुलनेस कहेंगे लोग। क्या कहेंगे? यूजफुलनेस। ऐसा क्वालिटी कमोडिटी का, इन कमोडिटी दैट इज बेनिफिशियल फॉर यूजफुलनेस। याद है हम लोग मिल्क का एग्जांपल लेते थे, सॉरी मेडिसिन का एग्जांपल लेते थे। वो यूजफुल तो है लेकिन हमको ना वो प्लेजर नहीं देता, ऐसी बात है। ठीक है चलो।
द सम ऑफ यूटिलिटीज डिराइव्ड फ्रॉम कंजम्पशन ऑफ ऑल द यूनिट ऑफ कम्युनिटी। देखो जुलाई 2023 में पूछा था बच्चों को ना, ये यहाँ पे समझ में नहीं आता क्योंकि इकोनॉमिक्स ना ऐसे कंसेप्चुअल नहीं किया है तो बाउंसर जाता है। आई होप आप यहां तक आए हो, मतलब आपने सारे लेक्चर देखे हुए हैं। तो यहाँ पे देखो सम मतलब टोटल की बात कर रहा है, सम मतलब टोटल, टोटल ऑफ यूटिलिटीज डिराइव्ड फ्रॉम कंजम्पशन ऑफ ऑल द यूनिट, तो इसे टोटल यूटिलिटी कहा जाएगा ना बेटा। सारे यूनिट को कंज्यूम करके जो यूटिलिटी मिलता है उसे कौन सा यूटिलिटी कहते हैं हम लोग? टोटल यूटिलिटी। क्या कहते हैं? ये देखो यहाँ पे नीचे आंसर भी रहेगा, मैं मार्क भी करता हूं ताकि आपको लिखता है टोटल यूटिलिटी। क्या रहेगा राजा? टोटल यूटिलिटीज करके। सर ये पीडीएफ अपने को ऐप में मिल जाएगा और जो कमबैक बैच वाले स्टूडेंट है उनको वीडियो के साथ में पीडीएफ दिया है बैच में, ठीक है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है करके। नाउ वांट सैटिस्फाइंग कैपेसिटी ऑफ कमोडिटी, वाह 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 सर, ये तो इस दूसरे चैप्टर का स्टार्टिंग पॉइंट ही था कि कोई भी कमोडिटी का वांट सैटिस्फाइंग कैपेसिटी उसे क्या कहते हैं? आंसर इज यूटिलिटी। वांट सैटिस्फाइंग कैपेसिटी उसे हम क्या कहेंगे सर? आंसर इज यूटिलिटी। सिंपल है। चलो अब हम क्या बात कर रहे हैं? एडिशनल। एक बात याद रखना बेटा, जब भी आपको एडिशनल वर्ड आए ना, देखो सम टोटल वर्ड आए तो टोटल यूटिलिटी, लेकिन वो बोलेंगे ना एडिशनल, द एडिशनल यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम कंजम्पशन ऑफ एडिशनल या लास्ट यूनिट ऑफ कमोडिटी, तो एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम करने से जो हमको यूटिलिटी मिला उसे हम कौन सा यूटिलिटी कहते हैं दोस्तों? मार्जिनल यूटिलिटी। कौन सा यूटिलिटी कहते हैं? मार्जिनल। इसे आईएमपी कर लीजिएगा करके, मार्जिनल यूटिलिटी। देखो ये वर्ड याद रखना, आपको दिमाग में वापस पूछने वाला हूं, तो एडिशनल यूटिलिटी बोला तो मार्जिनल, लास्ट यूनिट कंज्यूम करने से जो एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा उसे कौन सा यूटिलिटी कहेंगे हम लोग? मार्जिनल यूटिलिटी। बोलो कौन सा यूटिलिटी कहेंगे? मार्जिनल यूटिलिटी। नाउ अब ये आइडेंटिफाई द कंसेप्ट में भी आ जाता है करके। देखो मार्च 23 में ये सवाल था, स्वाति परचेस रेनकोट फॉर हर फादर इन रेनी सीजन, तो बताइए भाई कौन सा यूटिलिटी है? ठीक है, इसे हम कहते हैं टाइम यूटिलिटी। एक सीजन की बात चल रहा है, एक टाइम की बात चल रहा है कि स्वाति ने रेनकोट परचेस किया उसके डैडी के लिए रेनी सीजन में, तो कौन सा ये कंसेप्ट यहां पे आएगा? तो कंसेप्ट इज टाइम यूटिलिटी। कौन सा राजा? टाइम यूटिलिटी। यूटिलिटी डिराइव्ड फॉर कंप्यूटर आफ्टर कंप्लीटिंग कंप्यूटर ट्रेनिंग। बताओ भाई, एक बार मैं कंप्यूटर का ट्रेनिंग ले लेता हूं फिर मुझे यूटिलिटी मिलता है। याद रखना एक कंसेप्ट ट्रेनिंग बात है, ट्रेनिंग मतलब सीखना, सीखना मतलब एजुकेशन, एजुकेशन मतलब नॉलेज, तो यहां पे हम लिखेंगे नॉलेज यूटिलिटी। मैं जो बता रहा हूं बेटा ध्यान से समझना, दो दो बार बताऊंगा और ये मेरे साथ ये ऑब्जेक्टिव हो जाने चाहिए क्योंकि इकोनॉमिक्स में ऑब्जेक्टिव में बहुत प्रॉब्लम आते हैं। चलो, यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम कंप्यूटर आफ्टर कंप्लीटिंग कंप्यूटर ट्रेनिंग, एक बार मेरा ट्रेनिंग सीखना हो गया उसके बाद जो यूटिलिटी मिल रहा है उसे क्या कहेंगे? नॉलेज यूटिलिटी। क्या बेटा? नॉलेज यूटिलिटी। यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी इंक्रीज विद द चेंज इन टाइम ऑफ यूटिलाइजेशन, जैसे जैसे टाइम ऑफ यूटिलाइजेशन बढ़ेगा बदलेगा वैसे यूटिलिटी चेंज होगा। देखो 21 में तो ऐसे भयानक सवाल आते हैं ना रिपीटर को, तो उसे टाइम यूटिलिटी कहते हैं। तुक्का भी मार लेते तो भी चल जाता है। क्या बेटा? टाइम यूटिलिटी। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, एडिशनल यूटिलिटी डिराइव्ड बाय अ कंज्यूमर फ्रॉम एडिशनल यूनिट कंज्यूम। मार्च 2022 का सवाल है, एडिशनल वर्ड आया तो मैंने कहा मार्जिनल यूटिलिटी होता है। दैट्स ऑल। ये 8 क्वेश्चन मेरे साथ बताओ, अब मैं आपको आंसर नहीं बताऊंगा, आपने, मैं जब क्वेश्चन पढ़ूंगा तो वन वर्ड अपने मन में बोलना है करके बेटा, ठीक है, फटाफट से। चलो मुझे बताओ, दो दो बार रिवीजन करके दूंगा, मतलब करके दूंगा। आपको ये लेक्चर देखने के बाद कोई टेंशन नहीं, आपको एक रिलीफ मिलेगा कि सर हाँ, एक मेंटल पीस रहेगा, हमने कर लिया है करके। चलो, क्वालिटी इन कमोडिटी दैट इज बेनिफिशियल फॉर द हेल्थ। क्या है बेटा? यूजफुलनेस। सम ऑफ यूटिलिटी, सम मतलब टोटल, ठीक है, तो उससे कहा जाएगा टोटल यूटिलिटी करके। वांट सैटिस्फाइंग कैपेसिटी ऑफ कमोडिटी, वन वर्ड क्या है, टर्म क्या है बेटा? यूटिलिटी, ठीक है। एडिशनल यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ एडिशनल या लास्ट यूनिट, एडिशनल वर्ड है तो क्या बोलोगे? मार्जिनल यूटिलिटी। वेरी गुड। स्वाति परचेस रेनकोट फॉर हर फादर इन फादर इन रेनी सीजन, रेनी सीजन टाइम यूटिलिटी करके, ठीक है। डिराइव फ्रॉम कंप्यूटर आफ्टर कंप्यूटर ट्रेनिंग, वो तो ट्रेनिंग, एजुकेशन, नॉलेज यूटिलिटी। ओके, यूटिलिटी ऑफ अ कमोडिटी इंक्रीज विद चेंज इन इस टाइम, अगेन सिंपल, टाइम के साथ बदलेगा उसे टाइम यूटिलिटी हम लोग कहेंगे। एंड लास्ट वन है एडिशनल वर्ड आ गया तो मार्जिनल यूटिलिटी रहेगा। दैट्स ऑल, यहाँ पे खत्म हुआ भाई और बहनों। अब हम आएंगे क्वेश्चन अपने चैप्टर 3A पे, लेकिन चैप्टर 2 हमने कंप्लीट कर दिए। देखो इतना सॉर्टेड जिंदगी में अब कुछ नहीं हो सकता, ठीक है ना। फोकस, कोरिलेशन हमने डन कर लिया है, हम इकोनॉमिक टर्म पे आ रहे हैं। और मेरा लेक्चर देखने के बाद आप पीडीएफ से वापस एक बार पढ़िएगा और इस पे कॉन्फिडेंस बिल्ड कर लीजिएगा करके, आपके 20 में से 20 मार्क्स सिक्योर। ठीक है, फिर 6 मार्क्स के आइडेंटिफाई द कंसेप्ट पे भी वीडियो है, डिफरेंस पे भी वीडियो, 6 6 12 डन। फिर क्वेश्चन नंबर जो 5 है टेबल, उस पे भी वीडियो है, वो देख लो, आपके सारे टेबल के प्रॉब्लम डन, तो दिक्कत ही नहीं है ना बॉस। लेकिन आपको सबसे पहले ऐप डाउनलोड कर लेना है बॉस। जो बाहर यूट्यूब पे देख रहे हैं, जिन्होंने ऐप नहीं डाउनलोड किया, प्लीज ऐप लोग डाउनलोड कीजिए और सारी चीजों का बेनिफिट उठाइए। कमबैक बैच वालों को तो ये दिख रहा होगा बैच में, बट दिक्कत नहीं बेटा, आप लोगों ने पूरा फोकस रहना है करके, ठीक है। चलो यहाँ पे आते हैं हम लोग।
पे अटेंशन, चैप्टर नंबर 3A। एक लंबी सांस लो बेटा, है ना, फोकस करो, हारना नहीं है, लड़ना है हमें, और है ना इतनी मेहनत करनी है कि बस हमारे इकोनॉमिक्स में हमारा रिजल्ट बोलेगा, बाकी जाने दो। दोस्तों अब बात करते हैं द डिमांड फॉर कमोडिटी विच कैन पुट सेवरल यूजेस। अरे बाप रे, इसे क्या इकोनॉमिक टर्म दे हम, ऐसा डिमांड कमोडिटी का जो मल्टीपल वांट को, सेवरल यूज को सेटिस्फाई करता है, उसे हम लोग कहते हैं कंपोजिट डिमांड। क्या बेटा? कंपोजिट डिमांड। याद आ रहा है? कंपोजिट मतलब इलेक्ट्रिसिटी का एग्जांपल था उसमें। ठीक है, आप इलेक्ट्रिसिटी मत लिख के आना, ये टाइप्स ऑफ डिमांड का क्वेश्चन है बेटा, कि वन वर्ड क्या है कि डिमांड फॉर कमोडिटी विच कैन बी पुट टू सेवरल यूजेस, वो रहेगा कंपोजिट डिमांड। सितंबर में आया था सवाल। ठीक है, नाउ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिमांड शेड्यूल, क्या कहा जाएगा उसे? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, दैट इज डिमांड, ग्राफिकल को कहते हैं डिमांड कर्व, और टेबुलर होता तो होता डिमांड का शेड्यूल। याद रखना, यहां पे कीवर्ड था ग्राफिकल, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को हम कर्व बोलते हैं, डिमांड कर्व, और टेबुलर होता तो शेड्यूल कहते हैं। अ डिजायर विच इज बैक्ड बाय विलिंगनेस परचेस एंड क्या एबिलिटी टू पे, इसे क्या कहेंगे बेटा? ये मार्च 23 में आ गया था, बताइए इकोनॉमिक टर्म, इसे हम लोग कहेंगे डिमांड, इसे कहेंगे हम लोग डिमांड। ऐसा डिजायर जो विलिंगनेस है, एबिलिटी टू पे है। ओके, थोड़ा ये ज्यादा ही बड़ा हो गया है फॉन्ट इसका, चलो मैं वापस एक बार लिखता हूं। सर इसे हम लोग क्या कहेंगे करके? डिमांड कहेंगे। क्या कहेंगे? डिमांड। डिजायर विच इज बैक्ड बाय विलिंगनेस, एबिलिटी टू पे, और जो भी परचेसिंग कैपेसिटी है तो उसे हम डिमांड कहते हैं करके। प्राइस बीइंग कांस्टेंट, ठीक है भाई, प्राइस कांस्टेंट है। डिमांड फॉल ड्यू टू अनफेवरेबल चेंज इन अदर फैक्टर, मार्च 2022 का सवाल है। बेटा याद रखना, ये कंसेप्ट है चेंज इन डिमांड और वेरिएशन इन डिमांड के। अगर आपका प्राइस कांस्टेंट है, मैंने क्या कहा? अगर आपका प्राइस कांस्टेंट है, प्राइस नहीं बदल रहा है, दूसरे फैक्टर में जो बदलाव है उसकी वजह से अगर आपका डिमांड में कुछ भी बढ़ रहा है या कम हो रहा है, फर्क नहीं पड़ता, तो उसे चेंज इन डिमांड कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? चेंज इन डिमांड। या तो आप ये तो मेन कंसेप्ट आप लिख सकते हो चेंज, ये लिखा तो भी चलेगा, नहीं तो आप बोलोगे फॉल। फॉल मतलब ये दो वर्ड है इसको, एक कॉन्ट्रैक्शन और एक डिक्रीज, तो आप यहां पे लिख सकते हो डिक्रीज इन डिमांड। डिक्रीज इन डिमांड, कॉन्ट्रैक्शन कब? जब प्राइस की वजह से प्राइस बढ़ा। अब ये कंसेप्ट बहुत बड़ा है, इसने जिन्होंने लेक्चर देखा उन्हें कनेक्ट हो रहा है, जिन्होंने मतलब पहले देख लिया रिवीजन के तौर पे आया, बेटा याद रख, शांति से सुन। अगर मैं वापस कुछ चीजें लिख रहा हूं तो लिख ले साइड पे नोटबुक में। सर अगर प्राइस मेरा इंक्रीज हुआ तो डिमांड क्या होता है बेटा? ओके, डिमांड कॉन्ट्रास्ट होता है। यहाँ पे एक वर्ड है वेरिएशन में, इसको वेरिएशन बोलते हैं, कॉन्ट्रास्ट इन डिमांड। ठीक है, और अगर मेरा प्राइस क्या हुआ बेटा? डिक्रीज, तो मेरा डिमांड क्या होगा? तुम बोलोगे बढ़ेगा, उसको इस यहाँ पे वेरिएशन बोला है एक्सपांशन। तो दो वर्ड है, एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन। लेकिन अगर आपका प्राइस क्या है राजा? अगर आपका प्राइस कांस्टेंट है, प्राइस कांस्टेंट होने के बाद भी अदर फैक्टर की वजह से अगर तुम्हारा डिमांड बढ़ता है तो उसे इंक्रीज कहा जाता है, और अगर तुम्हारा डिमांड कम होता है तो उसे डिक्रीज कहा जाता है। देखो ये जो कंसेप्ट है ना, जब प्राइस कांस्टेंट है फिर भी डिमांड बढ़ रहा है, कम हो रहा है, ड्यू टू विच फैक्टर? ड्यू टू अदर फैक्टर। इस कंसेप्ट को हम लोग कहते हैं चेंज इन डिमांड। इस पूरे कंसेप्ट को हम कहते हैं चेंज इन डिमांड। और ये जो कंसेप्ट है ना कि प्राइस बढ़ा और प्राइस कम हो, देखो यहां पे प्राइस कांस्टेंट है तो चेंज इन डिमांड, जहां पे प्राइस की वजह से बदल रहा है बाकी चीजें कांस्टेंट है उसे कहते हैं वेरिएशन इन डिमांड। याद रखना, ये लास्ट पार्ट है 3A का, यहां तक पहुंचना है तुम लोगों को बेटा। लेकिन यहां पे अगर मैं फॉल की बात करूं, फॉल इन डिमांड फॉल, तो डिमांड फॉल को हम क्या कहेंगे? डिक्रीज इन डिमांड का तो भी चलेगा करके, मोर स्पेसिफिकली a situation where more quantity is demanded at lower price। देखो कम से कम प्राइस पे ज्यादा क्वांटिटी हम डिमांड कर रहे हैं, ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे राजा? आप ध्यान दे, या आईएमपी कर लो। अब यहां पे क्या हो रहा है कि प्राइस लो हुई, तो प्राइस की वजह से प्राइस कम हुई तो हमारा डिमांड क्या हुआ? बढ़ा। तो अभी तुम बोलोगे वेरिएशन तो भी चलेगा, नहीं तो डिमांड बढ़ रहा है तो यहाँ पे इंक्रीज ना बोलते हम लोग क्या बोलेंगे? एक्सपांशन। क्यों एक्सपांशन बोलेंगे? क्योंकि प्राइस की वजह से हुआ है। अदर देन प्राइस होता तो इंक्रीज बोलते, लेकिन प्राइस की वजह से हुआ है तो इसे एक्सपांशन कहेंगे। देखो माइक्रो में ना इतना कंसेप्चुअल चीज है बेटा। अब मैं ट्राई कर रहा हूं कि ऑब्जेक्टिव में तुझे समझे, बट मेक श्योर आप पूरे लेक्चर अगर आपने देखे तो आपको दिक्कत ही नहीं, और रिवीजन के तौर पे आपको समझ में आ रहा है। देखो मोर क्वांटिटी इज डिमांडेड ड्यू टू चेंज इन फेवरेबल फैक्टर डिटरमाइनिंग डिमांड अदर देन प्राइस। देखो अदर देन प्राइस बोला है तो यहाँ पे प्राइस क्या होगा बेटा? कांस्टेंट। प्राइस क्या होगा? कांस्टेंट। और प्राइस कांस्टेंट है और डिमांड क्या हो रहा है? बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? उन्होंने कहा मोर क्वांटिटी डिमांडेड। मोर क्वांटिटी डिमांडेड मतलब ज्यादा क्वांटिटी मैंने कि
क्या कहते हैं कि डिमांड की, मेरा प्राइस सेम था, तो उससे हम लोग क्या कहेंगे, इंक्रीज इन डिमांड। समझ में आ रहा है क्या राजा, इंक्रीज इन डिमांड। ठीक है, चेंज इन डिमांड का कंसेप्ट है, लेकिन उसमें चेंज में क्या होते हैं, दो वर्ड, एक इंक्रीज और डिक्रीज। जब प्राइस क्या होता है, कांस्टेंट, तो प्राइस कांस्टेंट है। अदर देन प्राइस मतलब प्राइस कांस्टेंट है। अदर फैक्टर्स की वजह से तुम्हारा डिमांड बढ़ा है, तो उसे हम इंक्रीज इन डिमांड कहेंगे। समझा बेटा। और यहाँ पे एक्सपेंशन इन डिमांड क्यों बोला, क्योंकि प्राइस की वजह से तुम्हारा डिमांड बढ़ रहा था। तो ये दोनों ही कीवर्ड समझ में आ रहे हैं आपको, यस और नो। ठीक है ना। डिमांड फॉर शुगर एंड जैगरी, देखो भाई शुगर और जैगरी ये क्या है, कॉम्पिटेटिव डिमांड है। अगेन टाइप्स ऑफ डिमांड पे आ गया है। कॉम्पिटेटिव है ना, सब्सिडी की सब्स्टिट्यूट की तरह यूज होते हैं एक दूसरे के, तो कॉम्पिटेटिव डिमांड है, क्या है, कॉम्पिटेटिव। चलो बेटा ये रिवाइज कर लेंगे, बहुत अच्छा है। चैप्टर 3 एक इकोनॉमिक टर्म वाला। तो आप लोग मुझे अभी हेल्प कीजिए, हेल्प मतलब आपके लिए कर रहा हूँ सर, मेरे लिए दो दो बार थोड़ी ना पढ़ रहा हूँ, आपके लिए पढ़ रहा हूँ। तो आप इसे ट्राई कीजिए कि मैं जब पढ़ू ये सेंटेंस, तो आपके दिमाग में तुरंत आंसर आ जाए। चलो मुझे बताओ, द डिमांड फॉर कमोडिटी विच कैन बी पुट सेवरल यूजेस। तो ये टाइप्स ऑफ डिमांड है, कौन सा, कंपोजिट, जो मल्टीपल वांट सेटिस्फाई करता है। इलेक्ट्रिसिटी वाला एग्जांपल, क्या, कंपोजिट। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, इसे क्या कहा जाएगा, डिमांड कर्व। क्या कहा जाएगा, डिमांड कर्व। और ये टेबुलर होता तो डिमांड शेड्यूल। ठीक है। अ डिजायर विच इज बैक बाय विलिंगनेस परचेस एंड एबिलिटी टू पे, मतलब सर इसे कहा जाएगा विलिंगनेस टू परचेस, एबिलिटी टू पे, इसे क्या कहा जाएगा बेटा, डिमांड। इसे डिमांड कहा जाएगा। देखो, प्राइस बीइंग कांस्टेंट, जैसे प्राइस कांस्टेंट हुआ और आपका डिमांड फॉल हुआ, तो उसे डिक्रीज इन डिमांड होगा। क्या वर्ड होगा, डिक्रीज इन डिमांड। ओके। अ सिचुएशन वेयर मोर क्वांटिटी डिमांडेड एट लोअर प्राइस, अच्छा प्राइस की वजह से डिमांड ज्यादा हो रहा है, तो उसे एक्सपांशन कहेंगे। क्या कहेंगे, एक्सपांशन। और ऐसे होता है ना कि प्राइस हायर और डिमांड कम, तो इसे कॉन्ट्रैक्शन होता वर्ड, क्या क्या वर्ड यूज होता, कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है। मोर क्वांटिटी डिमांडेड, फेवरेबल चेंज इन अदर फैक्टर, और क्या बेटा, प्राइस रिमेन कांस्टेंट। डिमांड, देखो बेटा क्या कहा उन्होंने, वापस एक बार अच्छे से पढ़ता, मोर क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू चेंज इन फेवरेबल फैक्टर डिटरमाइनिंग डिमांड अदर देन प्राइस। अदर देन प्राइस मतलब आपके अदर फैक्टर बदल रहे प्राइस को छोड़ के, तो प्राइस क्या हो गया, इनडायरेक्टली कांस्टेंट। और प्राइस कांस्टेंट है और तुम्हारा डिमांड बढ़ रहा है, तो इसे इंक्रीज इन डिमांड कहेंगे हम लोग, क्या, इंक्रीज इन डिमांड। और लास्ट में जैगरी और शुगर आए तो कॉम्पिटेटिव डिमांड है। कौन सा डिमांड है राजा, कॉम्पिटेटिव। इतना समझा। थोड़ा टाइम लगेगा, ज्यादा क्वेश्चन है, बट इकोनॉमिक टर्म में आपको एक रिलीफ मिलेगा कि सर कर लिया करके। ठीक है। चलो अब हम जाने वाले हैं दोस्तों चैप्टर 3 बी पे। चैप्टर 3 बी, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्या आप लोग रेडी हो, यस दोनों। चलो पानी पीने का एक छोटा सा ब्रेक ले लो, फटाफट से फटाफट से। ओके बेटा थोड़ा थोड़ा ब्रेक ले लो, लेकिन अभी पानी वानी पी लिया आपने, ठीक है, पॉज करो लेक्चर, पानी पीना है पानी पियो, लेकिन अभी हमें गिव अप नहीं करना है। ठीक है, चैप्टर 3 बी शुरू कर रहे हैं। चैप्टर 3 बी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है। उम्मीद है आपने लेक्चर मेरा देखा होगा, नहीं भी देखा तो ट्राई करता हूँ कि यहाँ पे जब आपको मैं आंसर बता रहा हूँ तो उसके पीछे का रीजन और लॉजिक भी बताओ। चलो सबसे पहला मेरा क्वेश्चन है, डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ऑफ गुड्स ड्यू टू चेंज इन प्राइस। देखो बेटा, प्राइस की वजह से आपके डिमांड में जो बदलाव आ रहा है, इकोनॉमिक टर्म दीजिए, उसे आप क्या कहोगे, तो इसका आंसर है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, नीचे आंसर आपको मिलेगा ही। देखो कीवर्ड कहां पे फोकस करना है, डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस। आपको थोड़ी देर पूरा सेंटेंस लिखना है भाई। याद रख कि चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ड्यू टू चेंज इन प्राइस बोला, तो इसको इसको कहने का प्राइस इलास्टिसिटी। क्या कहने का बेटा, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। खत्म हो गया, मार्च 23 में ये सवाल आया था। दूसरा, अब देखो, डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ वन कमोडिटी ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ अनदर कमोडिटी। देखो दूसरे कमोडिटी का प्राइस चेंज हुआ तो किसी और कमोडिटी का डिमांड चेंज हो गया, तो अब यहां पे कौन सा आंसर रहेगा, क्रॉस इलास्टिसिटी। आप लिखो क्या राजा, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। नीचे आंसर दिए हुए, टेंशन मत लो, आपको समझ में आ जाएगा स्पेलिंग। लेकिन कीवर्ड क्या है, यहां पे डिमांड तो चेंज हो रहा है, बट किसकी वजह से, प्राइस चेंज होने की, मतलब उस खुद के गुड्स की प्राइस की वजह से नहीं, ऑधर चेंज इन प्राइस ऑफ ऑधर कमोडिटी। अब आप बोलोगे सर इधर भी तो प्राइस है, लेकिन ये ऑधर कमोडिटी का प्राइस बेटा, इसलिए इसका आंसर क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड रहेगा। देखो ध्यान दो, इकोनॉमिक्स में ऑब्जेक्टिव में इसीलिए जान डाल के पढ़ना पड़ता है। तुम लोग अगर एक बार ये लेक्चर के देख के गए ना, तुम बहुत ज्यादा स्टेबल रहोगे एग्जाम हॉल में कि यार हमें पता है कि क्या है। ध्यान दो, यहाँ पे बोला कि डिमांड चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ऑफ गुड्स ड्यू टू चेंज इन इट्स प्राइस, उसके खुद की प्राइस चेंज हुई तो प्राइस इलास्टिसिटी। लेकिन चेंज इन क्वांटिटी ऑफ डिमांड ऑफ वन कमोडिटी ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ अदर कमोडिटी, तो क्रॉस इलास्टिसिटी। क्या बोलेगा बेटा, क्रॉस इलास्टिसिटी। याद रहेगा, बोलो ये सुनो, समझा, फायदा हो रहा है कि नहीं लेक्चर का, ये सुनो। चलो टेंशन लेने का बेटा, आराम से सब चीजें सही होगी, आप लोग सही कर सकते हो, और मुझे इतना पता है कि आप लोग लड़ सकते हो। ठीक है, चलो यहाँ पे ध्यान दीजिए, पे अटेंशन।
दोस्तों अब हम आते हैं इलास्टिसिटी रिजल्टिंग फ्रॉम इन्फिनिट चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। अब यहाँ पे कीवर्ड था इन्फिनाइट। इन्फिनाइट मतलब अनलिमिटेड, अगणित। इसको कौन सा इलास्टिसिटी बोलते हैं? परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। समझ में आएगा? यस और नो? यस। यहाँ पे क्योंकि मेरा फोकस वर्ड था इनफिनाइट। इनफिनाइट मतलब अनगिनत, तो उसे कहेंगे परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। अब देखो क्या है, डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांड टू चेंज इन इनकम ओनली। अब यहाँ पे कीवर्ड क्या आया? इनकम, प्राइस नहीं। ये 2024 में पूछा गया था, तो इसे कहेंगे इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। देखो शांति से पढ़ो, इकोनॉमिक टर्म आउट ऑफ मार्क्स आनी चाहिए राजा। इकोनॉमिक टर्म में क्या होला? डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांड टू चेंज इन इनकम ओनली। इनकम ओनली है तो हम क्या लिखेंगे? इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। हम क्या लिखेंगे? इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। दैट्स ऑल। 4 ही क्वेश्चन थे, इतने 4 अच्छे से करो इकोनॉमिक टर्म में। ठीक है, मैंने सारी चीजें बताई। खुद की प्राइस तो प्राइस इलास्टिसिटी, अदर कमोडिटी का प्राइस चेंज हुआ तो क्रॉस इलास्टिसिटी। फिर हमने क्या देखा? इलास्टिसिटी रिजल्टिंग इनफिनाइट, इनफिनाइट चेंज बोला तो परफेक्टली इलास्टिक। और रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड, आपका डिमांड बदल रहा है बट इनकम ओनली, तो रहेगा इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, चैप्टर नंबर 4 के 4 ही क्वेश्चन, तो फटाफट से हम फोर्थ चैप्टर पे आ गए बेटा। प्लीज अपना फोकस बनाए रखिए, एक साथ हम कंप्लीट कर देंगे। आप बहुत अच्छा पढ़ सकते हो, अपने आप पे भरोसा रखिए। ठीक है, और लेक्चर कंप्लीट कीजिए, आधे लेक्चर मत छोड़िए। ठीक है ना, ध्यान दीजिए। रेवेन्यू पर यूनिट ऑफ आउटपुट सोल्ड। यहां पे ना कीवर्ड क्या है पता है? पर यूनिट। पर यूनिट की बात करें तो उसे हम एवरेज रेवेन्यू कहते हैं। क्या कहते हैं राजा? एवरेज रेवेन्यू। पर यूनिट का मतलब ये है कि हम टोटल देखो सारे गुड्स सोल्ड करके कितना है वो बोलते हैं तो टोटल रेवेन्यू होता। यहां पे कीवर्ड अंडरलाइन करना, अगर आपको बोला पर यूनिट रेवेन्यू की बात होगी तो आप आंसर लिखोगे एवरेज रेवेन्यू। क्या लिखोगे राजा? एवरेज रेवेन्यू। 2022 में ये सवाल पूछा गया था बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, उसके बाद आपको मैंने कहा ना कि आपको पेपर अगर देखने हो, आपको भरोसा चाहिए सर, तो ये देखो 2022 का पेपर, 2022 में इकोनॉमिक टर्म में ये देखो ये वाला सवाल था, रेवेन्यू पर यूनिट ऑफ आउटपुट सोल्ड। अब पर यूनिट आया तो आपको समझ में आना चाहिए ना, पर यूनिट कहा तो क्या रहेगा सर? कौन सा रेवेन्यू? एवरेज रेवेन्यू। बोलो कौन सा रेवेन्यू बेटा? एवरेज रेवेन्यू। डन, इतना याद रहेगा? ठीक है सर। अब चलो आगे जाते हैं। नेट एडिशनल मेड टू टोटल कॉस्ट बाय प्रोड्यूसिंग वन मोर यूनिट ऑफ आउटपुट। अब देखो एडिशनल आया ना बेटा तो मार्जिनल होता है, लेकिन यूटिलिटी के केस में हमने मार्जिनल यूटिलिटी देखा था। अब एडिशनल वो कॉस्ट की बात कर रहे हैं तो क्या रहेगा? मार्जिनल कॉस्ट। बस ये आपको ध्यान में रखना है। ये 2024 में पूछ लिया था। पेपर दिखाओ, चलो आओ यहाँ पे आपको मैं एग्जाम का पेपर भी दिखाता हूँ। 2024 रिसेंट ही पेपर है, इकोनॉमिक टर्म से रिलेटेड। ये देखिए कहाँ पे इकोनॉमिक टर्म। हाँ देखिए 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 देखिए, कहाँ पे गया, कहाँ पे गया? 2024 में ही हम लोग आए। हाँ, नेट एडिशनल मेड टू टोटल कॉस्ट बाय प्रोड्यूसिंग वन मोर यूनिट ऑफ आउटपुट। अब बच्चों को समझ में नहीं आया क्या लिखना है? नेट एडिशनल मेड टू टोटल कॉस्ट, एडिशनल बोला तो क्या आंसर रहेगा? मार्जिनल कॉस्ट। क्या आंसर रहेगा बेटा? मार्जिनल कॉस्ट। क्या यहां तक डन है? देखो कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? आप लोगों को बोल रहा हूं, आप बस फेथ रखिए और अच्छे से पढ़िए, सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। और डरिए मत, अच्छे मार्क्स मिलेंगे हमें। आपका कवर होगा और हो रहा है ना कवर, तो पढ़ाई हो रही है और लास्ट में होती है तो याद भी रहता है सर पढ़ाई। चलो ध्यान दो। कॉस्ट इनकर्ड पर यूनिट ऑफ आउटपुट। देखो पर यूनिट आया ना बेटा तो ध्यान में रखने का, ये एवरेज कॉस्ट रहेगा। क्या रहेगा? एवरेज कॉस्ट। अगर आपके पेपर में आता है तो ध्यान रखिएगा। कॉस्ट इनकर्ड पर यूनिट ऑफ आउटपुट, क्या? एवरेज कॉस्ट। कॉस्ट इनकर्ड ऑन रॉ मटेरियल, तो इसे वेरिएबल कॉस्ट कहा जाएगा। ये भी आईएमपी कीजिए। तो यहाँ पे कीवर्ड है रॉ मटेरियल। अब ऐसे तो आपको एक बार पढ़ के जाना पड़ेगा तो ही ध्यान में आएगा। यस और नो? डन। चलो चैप्टर नंबर 4 इज ओवर। अब हम आ रहे हैं चैप्टर नंबर 5 पे, दैट इज फॉर्म्स ऑफ मार्केट। आप देखो देखते देखते सर आपके 5 चैप्टर अब हो जाएंगे। क्या करना पड़ा? थोड़ा पेशेंस रखना पड़ा बस, बाकी कुछ नहीं। देखो द मार्केट वेयर देर आर फ्यू सेलर। देखो कीवर्ड क्या है बेटा? फ्यू सेलर। ये 2021 में पूछा गया। फ्यू सेलर है उसे हम ओलिगोपोली कहते हैं। कौन सा मार्केट कहते हैं? ओलिगोपोली। ओलिगोपोली। अ मार्केट वेयर देर आर फ्यू सेलर, उसे क्या कहेंगे? ओलिगोपोली। पीरियड इन विच ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर वेरिएबल। और देखो हमने ना ये बहुत डिटेल में, ये मार्च 2022 का क्वेश्चन है, कॉपी मतलब पिछले 3 बोर्ड एग्जाम में से एक बोर्ड एग्जाम में इकोनॉमिक टर्म में लिटरली बच्चों की लग जाती है, जहां पे सारे फैक्टर्स वेरिएबल मतलब चेंज होते हैं ना, उसे लॉन्ग टर्म पीरियड कहते हैं बेटा। ठीक है, कौन सा पीरियड कहते हैं? लॉन्ग पीरियड लिखा तो भी चलेगा, लॉन्ग टर्म पीरियड लिखा तो भी चलेगा करके, जहां पे सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल सब बदल जाता है। ठीक है, ऑल आर वेरिएबल, वेरिएबल मतलब बदलना, उसे लॉन्ग पीरियड कहेंगे। वेरी रियलिस्टिक कंपटीशन इन नेचर। अब बताओ ये 2022-23 में तो आया ही आया है करके, 24 में ठीक है, अभी 25 में आ जाए। ठीक है,
क्या था, वेरी रियलिस्टिक। आपने जितना भी कंपटीशन पढ़ा, परफेक्ट, इम्परफेक्ट में, मोनोपोली, ओलिगोपोली, है ना, मोनोपोलिस्टिक, उसमें से सबसे ज्यादा रियलिस्टिक कंपटीशन कौन सा है? तो आपका आंसर रहेगा बेटा मोनोपोलिस्टिक। लिख लीजिए, मोनोपोलिस्टिक। मोनोपोली नहीं, मैं क्या लिख रहा हूं ध्यान से समझना। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, क्या राजा? मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। अंडरलाइन करना ये, वेरी रियलिस्टिक। वेरी रियलिस्टिक क्या है? मोनोपोलिस्टिक। क्या रहेगा? मोनोपोलिस्टिक। द कॉस्ट इंकर्ड बाय फर्म टू प्रमोट सेल। अब बताओ, ये जुलाई 23 में, मतलब रिपीटर के एग्जाम में आया था। सेल प्रमोट करने के लिए जो कॉस्ट फर्म इंकर्ड करती है, उसको कौन सा कॉस्ट कहा जाता है? बहुत सिंपल राजा, सेल को प्रमोट करने के लिए कॉस्ट इंकर किया तो हम लोग उसे सेलिंग कॉस्ट कहेंगे। अब बच्चा बोल रहा है सर इकोनॉमिक्स है, हमने तो कभी पढ़ा ही नहीं, लेकिन अब पढ़ रहे हो ना, ध्यान में रखो। 20 में से 20 मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट टारगेट है इकोनॉमिक्स का, और यहीं पे बच्चे हिलते हैं। और पहले ही मतलब ऑब्जेक्टिव में टेंशन आ गया तो फिर उसका प्रेशर हमारे आगे के क्वेश्चंस पे भी जाता है। तो आप निश्चिंत रहिए, मुझे बताइए क्या होगा ये? सेलिंग कॉस्ट। क्या रहेगा आंसर? सेलिंग कॉस्ट। ओके। द पॉइंट वेयर डिमांड एंड सप्लाई कर्व इंटरसेक्ट। वाह वाह वाह, ये तो तुमको आना ही चाहिए, ये आईएमपी कीजिए राजा, ये हो सकता है 2025 में आ जाए। इक्विलिब्रियम कहता है द पॉइंट वेयर डिमांड एंड सप्लाई इंटरसेक्ट, ऐसा ना, इंटरसेक्ट करते हैं उसे इक्विलिब्रियम पॉइंट कहते हैं। क्या राजा? इक्विलिब्रियम। आप यहाँ पे स्पेलिंग देख सकते हैं, इक्विलिब्रियम करके, ठीक है। चार्जिंग डिफरेंट प्राइस टू डिफरेंट कंज्यूमर फॉर सेम प्रोडक्ट और सर्विसेज। देखो यहाँ पे क्या था वर्ड? सेम प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के अलग अलग प्राइस हम चार्ज कर रहे हैं अलग अलग कंज्यूमर को। इस कंसेप्ट को कहा जाता है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। क्या कहा जाता है? प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। समझ में आ रहा है क्या एवरीबॉडी? यस और नो? क्या कहा जाता है इसे बेटा? प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। क्या कहा जाता है? प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। बोलो डन। ओके चलो, मुझे चैप्टर नंबर 5 एक बार फटाफट से कंप्लीट करके दो। फ्यू सेलर, ओलिगोपोली, ऑल फैक्टर वेरिएबल, लॉन्ग पीरियड, वेरी रियलिस्टिक, मोनोपोलिस्टिक, याद रखना, आईएमपी कर लो इसे। कॉस्ट इंकर्ड बाय फर्म टू प्रमोट सेल, सेलिंग कॉस्ट। डिमांड एंड सप्लाई इंटरसेक्ट करेगा तो इक्विलिब्रियम। और चार्जिंग डिफरेंट प्राइस टू डिफरेंट कंज्यूमर फॉर सेम प्रोडक्ट, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। देखो सेकंड टाइम में बहुत फास्ट बोल रहा हूं क्योंकि हमने कर लिया ना पहले अच्छे से। पहले इतना फास्ट बोलूंगा तो लेक्चर तो बहुत जल्दी खत्म होता, बट इसमें तुम लोगों को फिर फिर ऐसा होता कि क्या ही पढ़ रहे हैं सर। लेकिन अब जितना भी कर रहे हो उस पर कॉन्फिडेंस है। यस और नो बेटा? बोलो हाँ है ना? यस, अपने सारे दोस्तों तक ये मैसेज पहुंचाओ। ठीक है, आगे आपको सीए, सीएस, सीएमए करना है, हम आपके साथ रहेंगे। प्रॉपर आपको प्लान करके देंगे, घाई नहीं करना है। वो भी एग्जाम इजी होते हैं, हम लोग आपको वहां पे भी हेल्प करेंगे, लेकिन अब ट्रस्ट में अपने आप पे भरोसा रखना बहुत जरूरी है, स्ट्रक्चर में पढ़ना ही बहुत जरूरी है। चलो चैप्टर नंबर 6 में अब तक तो कभी वन टर्म मतलब यूजुअली ज्यादा देखा नहीं गया है, बट 5 क्वेश्चंस है जो इंपॉर्टेंट है वो हम कर लेंगे। उसके आंसर्स भी यहाँ पे आपको दिए हुए हैं, उतना हम देखेंगे। तो प्लीज अच्छे से देखिएगा, मैं आपको जो बातें बता रहा हूँ सुनिएगा और डन हो जाएगा एक वन टर्म करके। देखो, a statistical tool to measure changes in economic variable over a period of time। इसे आईएमपी कीजिए बेटा। ऐसा स्टैटिस्टिकल टूल जो मेजर करता है, मतलब गिनता है। क्या गिनता है? चेंजेस इकोनॉमिक वेरिएबल में। उसे हम क्या कहेंगे? तो उसे इंडेक्स नंबर कहेंगे। इसका आंसर है इंडेक्स नंबर। लिख लो इसके आगे क्या था? इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर। A index number measuring general change in price of goods over a period of time। यहाँ पे कीवर्ड है जनरल चेंज। जो इंडेक्स नंबर जनरल चेंजेस को मेजर करता है, ठीक है, लेकिन क्या? प्राइजेस ऑफ गुड्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। देखो इंडेक्स नंबर बाय मेजरिंग जनरल चेंज इन द प्राइजेस, तो यहाँ पे जनरल चेंजेस इन द प्राइजेस। तो आप बताओ कौन सा इंडेक्स नंबर रहेगा? तो आपको लिखना है प्राइस इंडेक्स नंबर। याद रखना, बार बार बोल रहा हूं, पेपर में आया तो कीवर्ड ये देखना, जनरल चेंजेस इन प्राइस ऑफ द गुड्स। तो प्राइस इंडेक्स नंबर। अब देखो हम थर्ड पे आते हैं। क्या? इंडेक्स नंबर मेजरिंग जनरल चेंजेस इन द लेबर प्रोडक्टिविटी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। जनरल चेंज तो बोला, लेकिन कीवर्ड क्या बोला? लेबर प्रोडक्टिविटी। तो इसको कौन सा इंडेक्स नंबर कहेंगे सर? आंसर इज लेबर प्रोडक्टिविटी इंडेक्स नंबर। क्या कहा जाएगा? लेबर। आपको वो वर्ड याद रखना है, लेबर। एक ही बार पढ़ रहे हो ना, लेकिन ध्यान रखो ना, मैं आपको जो हिंट दे रहा हूं वो समझ में आना। लेबर प्रोडक्टिव बोला तो लेबर प्रोडक्टिविटी इंडेक्स नंबर। अब देखो, इंडेक्स नंबर मेजरिंग जनरल चेंजेस सिंगल वेरिएबल ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अब ये सिंगल वेरिएबल है ना, तो यूनिवराइट होता है, ये हमने देखा था पिछले को रिलेशन में भी, ये देखा था, ठीक है। यूनिवराइट इंडेक्स नंबर, यूनिवेरिएबल, यूनिवराइट है, ये अच्छे से करिए करके। आपको मैंने पिछले इसमें स्पेलिंग दिया, वो देखिए। ओके, इंडेक्स नंबर मेजरिंग जनरल चेंज इन ग्रुप ऑफ वेरिएबल, उसे कंपोजिट इंडेक्स नंबर कहते हैं। ये यूनिवराइट है बेटा, यूनिवेरिएबल नहीं। यूनिवेराइट इंडेक्स नंबर, ये आप स्पेलिंग देखना, पिछले लेक्चर मैंने बताया हुआ है करके। ठीक है, चैप्टर नंबर 7। चलो यहाँ पे फटाफट कीवर्ड देखो। प्राइस की वजह से तो प्राइस इंडेक्स नंबर, स्टैटिस्टिकल टूल है उसे इंडेक्स नंबर कहेंगे।
लेबर प्रोडक्टिविटी है तो लेबर प्रोडक्टिविटी इंडेक्स नंबर, पिछले कोरिलेशन में एग्रीकल्चर से रिलेटेड था, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी इंडेक्स नंबर कोरिलेशन वाला देखना करके, सिंगल यूनिवराइड और ग्रुप तो कंपोजिट इंडेक्स नंबर करके। ठीक है, चैप्टर नंबर 7 पे हम लोग आने वाले हैं। थोड़ा 1 मिनट का पानी पीने का ब्रेक लीजिए, मतलब आप लेक्चर पॉज कर सकते हो, लेकिन हम 7, 8, 9, 10 3-4 चैप्टर बचे बेटा, गिव अप नहीं करना है। चलो फटाफट से, चलो यहाँ पे ध्यान दीजिए। अब हम चैप्टर नंबर 7 पे है, नेशनल इनकम पे। क्या है राजा, देखिएगा मार्च 2022, मार्च 2023 ये सवाल पूछा जा रहा है नेशनल इनकम से। तो अब आपका फर्ज बनता है कि आप लोग पूरा फोकस कीजिए और अच्छे से देखिए कि सर मतलब हमें ना, मतलब मेरे लेक्चर पे एक बार फोकस कर लो तो खत्म, आपको मन पे एक सुकून रहेगा कि मैंने इतना किया हुआ है, तो अब दिक्कत नहीं, इजी है, डन कर लेंगे। gross market value of all final goods and service produced within domestic territory of country during the period of 1 year। अब देखो यहाँ पे कीवर्ड में आपको बताओ ना बेटा, तो यहाँ पे ग्रॉस मार्केट वैल्यू बोला है, तो आप लिख सकते हो GDP, दैट इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। आंसर में बताता हूं आपको, ये से लिखना है, देखो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अगर आपको कहा ना विद इन द टेरिटरी है, विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी, तो भारत के अंदर है, तो उसे जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के नाम से हम जानेंगे। ठीक है, the volume of commodity and service turn out during the given period counted without duplication। without duplication जो हम काउंट कर रहे हैं, देखो काउंटेड विदाउट डुप्लीकेशन, तो उसे नेशनल इनकम कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा, नेशनल इनकम। या एमपी कीजिए, बहुत बच्चों का 1 मार्क्स इसकी वजह से चला गया था। द वॉल्यूम ऑफ कमोडिटी एंड सर्विसेज टर्न आउट ड्यूरिंग द गिवन पीरियड काउंटेड विदाउट डुप्लीकेशन, विदाउट डुप्लीकेशन हम काउंट कर रहे हैं, तो उसे नेशनल इनकम कहेंगे। फैक्टर पेमेंट रिसीव्ड बाय लैंड इन द फॉर्म ऑफ मनी। अब बताओ, लैंड को जो फैक्टर पेमेंट मिलता है उसे हम क्या कहते हैं, रेंट। ये तो पहले चैप्टर में मैंने बताया था आपको। ठीक है, फैक्टर पेमेंट रिसीव्ड बाय लेबर इन द फॉर्म ऑफ मनी, लेबर को जो मिलता है उसे हम लोग क्या कहते हैं बेटा, वेजेस। सिंपल है, ठीक है। यहाँ पे लैंड का था रेंट, ठीक है, लेबर का क्या था, वेजेस का। द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस इन इकोनॉमी ड्यूरिंग द ईयर, उसे हम क्या कहते हैं, अगेन नेशनल इनकम। या एमपी कर लीजिए। flow of goods and service produced in economy during the year तो national income, and difference between value of export and value of and import during the year इसे net export कहा जाएगा। ये भी स्टार मार्क, जो डिफरेंस है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का उसे नेट एक्सपोर्ट के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, डन, इतना ही है। अब हम आएंगे चैप्टर नंबर 8 पे। चैप्टर नंबर 8 में ज्यादा नहीं सर, 6 ही क्वेश्चन है, लेकिन 8, 9, 10 3 चैप्टर और आपका ये लेक्चर भी डन हो जाएगा करके। पब्लिक फाइनेंस इन इंडिया से रिलेटेड ये अपने ऑब्जेक्टिव है, प्लीज फोकस कीजिए। मैं आपको स्टार मार्क की अंडरलाइन करके दे रहा हूं, फोकस होना चाहिए बॉस, नहीं तो इतना कब पढ़ते हम लोग, है ना। फाइनेंशियल स्टेटमेंट शोइंग एक्सपेक्टेड रिसीट एंड प्रपोज एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट इन कमिंग फाइनेंशियल ईयर। क्या अंदाजा है कितना पैसा आएगा और कितना हम खर्चा करेंगे, इसको ही हम लोग क्या कहते हैं राजा, इसे हम कहते हैं गवर्नमेंट बजट। इसे हम लोग कहते हैं गवर्नमेंट बजट। याद रखना, अगर आपको ऐसे सवाल आ जाता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो ये बता रहा है एक्सपेक्टेड रिसीट, कितना पैसा आ सकता है, कितना एक्सपेंडिचर हो सकता है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, गवर्नमेंट बजट के नाम से जानेंगे। ठीक है, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन मेड फॉर मैक्सिमम बेनिफिट ऑफ सोसाइटी। हाँ, अब देखो यहाँ पे हम लोग जो भी खर्चा कर रहे हैं ना, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, लेकिन किसके बेनिफिट के लिए, सोसाइटी के लिए, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं पब्लिक फाइनेंस। क्या कहते हैं राजा, पब्लिक फाइनेंस। ठीक है, एक्सपेंडिचर इंकर्ड ऑन वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एंड सर्विस, ऐसा खर्चा जो हम अलग अलग गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट और गवर्नमेंट सर्विसेज पे करते हैं, उसे हम लोग क्या चीज, कौन सा एक्सपेंडिचर कहेंगे, आंसर इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कौन सा एक्सपेंडिचर बेटा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, कंपल्सरी कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द पर्सन टू गवर्नमेंट विदाउट रेफरेंस टू स्पेशल बेनिफिट कन्फर्ड। ये पढ़ाते वक्त हमने बहुत अच्छे से पढ़ाया था, मतलब आपने चैप्टर देखा रहेगा तो आपको समझेगा कि जिससे हम रिवर्स में कुछ नहीं मांग रहे बेटा, हमको सिर्फ देना है, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, टैक्स। क्या कहेंगे राजा, टैक्स। बस इतना ही वन वर्ड लिखना है, इकोनॉमिक टर्म लिखना है। या आईएमपी करो 2025-26 में अगर आ गया तो टेंशन नहीं सर। कंपल्सरी कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द पर्सन टू द गवर्नमेंट विदाउट रेफरेंस टू स्पेशल बेनिफिट, हमको बदले में कुछ नहीं चाहिए, लेकिन तुमने अगर कमाया तुमको टैक्स देना पड़ेगा, दैट इज टैक्स। अमाउंट टू बी पेड बाय कंसर्न पर्सन इन केस ऑफ वायलेशन ऑफ लॉ। वायलेशन का मतलब होता है कायदा तोड़ना। अगर आप कायदा ब्रेक करोगे और उसके बदले में आपको अमाउंट गवर्नमेंट को देना है, तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, फाइन। क्या कहते हैं बेटा, फाइन। ओके, डेट मतलब कर्जा, रेज बाय गवर्नमेंट ऑन द बेसिस ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज आउटसाइड ऑफ इंडिया। अगर कंट्री के बाहर से हमने कोई कर्जा लिया हुआ है तो उसे एक्सटर्नल डेट कहेंगे। आउटसाइड इंडिया बोला तो देखो, डेट याद रखो, आउटसाइड कंट्री याद रखो, एक्सटर्नल डेट याद रखो, दैट्स ऑल।
वन टर्म चैप्टर नंबर 9 वापस से एक बार रिवाइज करेंगे। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, मैक्सिमम बेनिफिट ऑफ सोसाइटी, तो पब्लिक फाइनेंस आपको कहा है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक्सपेक्टेड रिसीट कितना है और प्रपोज खर्चा क्या है उसे गवर्नमेंट बजट कहा जाएगा। वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और सर्विसेज पे जो खर्चा होता है, रेवेन्यू आपका एक्सपेंडिचर है वो, ठीक है। देन आफ्टर बिना कोई रेफरेंस के स्पेशल बेनिफिट के हम गवर्नमेंट को कंपलसरी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं टैक्स, और यहाँ पे वोलेशन ऑफ लॉ रहा तो फाइन, और अगर आपको कहा गया कि डेब्ट रेस आउटसाइड कंट्री तो एक्सटर्नल डेट। इतना रहेगा चैप्टर नंबर 9 पे हम लोग दोस्तों। 4 ही सवाल है चैप्टर नंबर 9 और उसके बाद 10 आपका 10 चैप्टर के डिफाइन मतलब वो वन इकोनॉमिक टर्म वाला विषय खत्म हो जाएगा। डिपॉजिट विड्रॉएबल ऑन डिमांड, बताइए भाई, ये तो बहुत रिपीट हुआ है 2024 में भी, लेटेस्ट पिछले एग्जाम में ही आके गया कि ऑन डिमांड हम डिपॉजिट विड्रॉ करते हैं तो उसे हम लोग कौन सा डिपॉजिट कहते हैं राजा? डिमांड डिपॉजिट। ऑन डिमांड आया तो कौन सा डिपॉजिट? डिमांड डिपॉजिट, ठीक है। डेट इंस्ट्रूमेंट इश्यू बाय कंपनी और गवर्नमेंट एज मीन ऑफ बोरोविंग लॉन्ग टर्म फंड, इसे हम कहेंगे बॉन्ड्स। इसे भी आईएमपी कीजिए कि आप ना पढ़ते नहीं हो तो प्रॉब्लम होता है। गवर्नमेंट कीवर्ड क्या पता है? गवर्नमेंट। ऐसा कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, डेट इंस्ट्रूमेंट, जो गवर्नमेंट इश्यू कर रहा है क्योंकि उसे पैसा चाहिए, लॉन्ग टर्म फंड चाहिए, तो गवर्नमेंट आया और इंस्ट्रूमेंट पूछा तो आप लिखोगे बॉन्ड, क्योंकि गवर्नमेंट बॉन्ड्स वगैरह आपने सुना रहेगा, या एमपी कर लीजिए, ठीक है। शेयर ऑफ कंपनी हेल्ड बाय इंडिविजुअल और ग्रुप, इक्विटी शेयर। डेट इंस्ट्रूमेंट इश्यू बाय गवर्नमेंट विच प्रॉमिस टू पे एट मैच्योरिटी, इसे गवर्नमेंट सिक्योरिटी कहा जाएगा। देखो अब मैच्योरिटी पे प्रॉमिस टू पे तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी आंसर है, और लॉन्ग टर्म फंड के लिए वो बोरो कर रहे हैं तो बॉन्ड आंसर। ये दोनों याद रखना, दैट्स ऑल। वन टाइम रीड करो, खत्म। और लास्ट पॉइंट पे हम लोग है बेटा। अब लास्ट पॉइंट आप लोग ध्यान रखिए क्या है, 4 ही क्वेश्चन है फॉरेन ट्रेड से रिलेटेड। परचेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय वन कंट्री फ्रॉम अनदर कंट्री, एक कंट्री दूसरे कंट्री से परचेस कर रही है उसे इंपोर्ट कहा जाएगा। परचेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय वन कंट्री फ्रॉम अनदर कंट्री, जैसे इंडिया है, यहाँ पे ना कीवर्ड है परचेस और फ्रॉम अनदर कंट्री। अगर आप दूसरे कंट्री से परचेस करोगे तो आंसर रहेगा इंपोर्ट। दूसरे कंट्री से परचेस करोगे तो आंसर क्या रहेगा? इंपोर्ट। अगर आप सेल करोगे अनदर कंट्री तो आंसर रहेगा एक्सपोर्ट। बस कीवर्ड को ध्यान दो, आपने परचेस किया तो आंसर रहेगा इंपोर्ट, आपने सेल किया तो आंसर रहेगा एक्सपोर्ट। सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल इंटरनेशनल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन ऑफ पर्टिकुलर कंट्री फॉर गिवन पीरियड, उसे बैलेंस ऑफ पेमेंट कहा जाएगा। आईएमपी लिखो, कीवर्ड है सिस्टमैटिक रिकॉर्ड, ठीक है, रिकॉर्ड की बात है। और डिफरेंस बिटवीन वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट एंड वैल्यू ऑफ इंपोर्ट, उसे बैलेंस ऑफ ट्रेड कहा जाएगा। ये दोनों इंपॉर्टेंट है राजा। सिस्टमैटिक रिकॉर्ड आया तो बैलेंस ऑफ पेमेंट, और डिफरेंस पूछा गया इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का तो बैलेंस ऑफ ट्रेड। ये आपको ना शॉर्ट में रिवीजन भी हो गया। ये की कंसेप्ट है। बैलेंस ऑफ पेमेंट मतलब सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल इंटरनेशनल, वापस बोलो, सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन, सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन, बैलेंस ऑफ पेमेंट। और डिफरेंस पूछा एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का तो क्या रहेगा? बैलेंस ऑफ ट्रेड। दैट्स ऑल। यहां पे दोस्तों 10 के 10 चैप्टर के डिफा मतलब जो इकोनॉमिक टर्म वाला सवाल है वो डन हो गया। क्या आपको समझा है कि नहीं? यस और नो दोस्तों, अच्छे तरीके से पढ़ोगे तो कोई भी चीज मुश्किल नहीं है। आपने ये डन कर लिया है, अब आपको बस भरोसा रखना है अपने आप पे। पीडीएफ वापस एक बार पढ़नी है और इसका विषय डन करना है। आधे घंटा मतलब 40 मिनट के अंदर खत्म कर दिया। 1.5 में देखा होगा था आधा घंटा खत्म ना। क्यों रोना है भाई? वो रिलेशन हो गया, टर्म हो गया, डन। कोई दिक्कत नहीं, आप सब अच्छे से करोगे। अपने आप पे भरोसा रखो और लेक्चर्स देखते रहो, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।